गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसे शहर लेके चलने वाली हूँ जो कि अपने समुद्र तटों, प्राचीन मंदिरों और लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गोकर्ण की, जो कि कर्नाटक राज्य के कारवार के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गोकर्ण कर्नाटक में एक हिंदू तीर्थ शहर है जो देश के विभिन्न कोनों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। और ये जगह मुख्य रूप से दो कारणों से बेहद प्रसिद्ध है। पहला अपने सी बीचेस के लिए और दूसरा यहाँ के आकर्षक मंदिरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के पाम क्लैड सी बीचेस पे आप भारतीय और विदेशी दोनों पर्यटकों को देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी छुट्टी का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं और बीच पर कुछ मस्ती करना चाहते हैं तो आपको गोकर्ण ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको गोवा के सी बीचेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड लगते हैं तो आपको गोकर्ण जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह अभी टूरिस्ट के बीच उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ के सी बीचेस पे आप शांति और सुकून से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप धार्मिक जगहों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं तो भी आपको गोकर्ण ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मंदिर आपको एक अलग ही आत्मिक शांति प्रदान करेंगे। सो गाइज, अगर आप भी गोकर्ण जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी, जैसे कि आपको गोकर्ण तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां क्या सुविधा मिलने वाली है, आपको वहां पे कौन कौन से बीच पे विजिट करना चाहिए, कौन कौन से मंदिरों में आप दर्शन कर सकते हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको गोकर्ण पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके गोकर्ण तक पहुँच सकते हैं। सो गाइज, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गोकर्ण के लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा, जो कि गोवा का दाबोलिम एयरपोर्ट है। और यहाँ से गोकर्ण तक की जो दूरी है वो लगभग 145 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही काफ़ी सारे बस, कैब या टैक्सीज मिल जाएंगी, जो कि आपको 3 से 3.5 घंटे में गोकर्ण पहुँचा देंगी। एंड गाइस, अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गोकर्ण का अपना रेलवे स्टेशन है, जिसे गोकर्ण रोड रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये शहर के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि ये एक छोटा रेलवे स्टेशन होने की वजह से देश के प्रमुख शहरों से उतनी अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके शहर से गोकर्ण रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले। उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अंकोला रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि गोकर्ण से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जो यहाँ का तीसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कारवार रेलवे स्टेशन है, जो कि गोकर्ण से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं, जहाँ तक कि भी आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए। और रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आप बस, ऑटो या टैक्सी की मदद से गोकर्ण तक पहुँच सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो गोकर्ण अपने आसपास के शहरों से सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और कर्नाटक के प्रमुख शहरों से गोकर्ण के लिए नियमित बसें भी संचालित की जाती हैं। इसके अलावा आप आसपास के शहरों से अपनी खुद की गाड़ी से या टैक्सी किराए पर लेकर भी गोकर्ण आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब गोकर्ण पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री, प्राइवेट होटल, कॉटेजेस और कैंपिंग टेंट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो अगर आप डॉर्मेट्री प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 400 से 600 के बीच पड़ जाएगी। वहीं अगर आप प्राइवेट होटल प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 800 से स्टार्टिंग करके 1500-2000 तक के बीच पड़ जाएगी। और अगर आप कॉटेज में स्टे करना प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 1200 से स्टार्टिंग करके 2000 तक के बीच पड़ जाएगी। वहीं अगर आप यहाँ पे कैंपिंग का मज़ा लेना चाहते हैं और आप टेंट में स्टे करते हैं तो टेंट्स यहाँ पे आपको 200-250 तक में इजीली मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता दूँ कि ये रेट्स थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप पीक टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे जा रहे हैं या फिर आप वीकेंड के टाइम पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये रेट्स थोड़े आपको बढ़े हुए मिलेंगे।
एंड गाइस यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको अपना होटल गोकर्ण बीच के आसपास देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको होटल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बीच का खूबसूरत व्यू भी मिल जाएगा। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गोकर्ण बीच पे आपको टूरिस्ट का रश थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक कपल हैं और आप कुछ टाइम शांति और सुकून से यहाँ के सी बीचेस पे एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपना होटल कुडली बीच के आसपास देखना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉटेजेस के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपकी जो भी प्रेफरेंस हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कपल्स के लिए जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ओम बीच का, आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप कैंपिंग का मज़ा लेना चाहते हैं और आप यहाँ टेंट में स्टे करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको पैराडाइज बीच पे स्टे करना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ के लोकल लोगों द्वारा ही बनाई गई हैं। ये आपको कैंपिंग के लिए टेंट और खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो गोकर्ण में आपको खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए आपको एक से एक अच्छे कैफ़ेज़ देखने को मिल जाएंगे, आप उनमें खाना खा सकते हैं। स्पेशली यहाँ का नमस्ते कैफ़े और भगवान कैफ़े टूरिस्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इन कैफ़ेज़ में आपको खाना तो टेस्टी मिलता ही है, लेकिन जहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो है यहाँ के बीच साइड व्यू। तो आप यहाँ के कैफ़ेज़ में खूबसूरत बीच व्यूज़ को एंजॉय करते हुए अपना खाना खा सकते हैं। और बात करें अगर हम खाने के कॉस्ट की, तो आपको यहाँ पे 150 से 200 के बीच वेज खाना आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज खाना डेफिनेटली आपको यहाँ थोड़ा सस्ता पड़ेगा। एंड गाइस अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे घूमना कैसे है। तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं, जो कि आपको गोकर्ण बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगी। यहाँ पे आपको गोकर्ण बस स्टैंड के पास काफ़ी सारे स्कूटी और बाइक रेंटल्स की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। और अगर इनके कॉस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे 300 से 350 रुपये पर डे पे आपको स्कूटी या बाइक ईजिली मिल जाएंगी। और यहाँ घूमने फिरने में सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं भद्रकाली मंदिर, जो कि गोकर्ण बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर देवी उमा को समर्पित है। यहाँ पे उनके उग्र और क्रूर अवतार माँ भद्रकाली की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें इस शहर का रक्षक माना जाता है। इस मंदिर की उपस्थिति को मुख्य रूप से शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि मंदिर के निर्माण से विभिन्न कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ इस मंदिर में दर्शन कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं कोटी तीर्थ। दोस्तों गोकर्ण में सबसे पवित्र स्थलों में से एक कोटी तीर्थ एक मानव निर्मित कुंड है, जो कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है। ये तालाब चारों ओर से सुंदर मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसका उपयोग अनुष्ठान, स्नान और मूर्ति विसर्जन आदि के लिए किया जाता है। और यहाँ पे एक लोकप्रिय कथा के अनुसार कोटी तीर्थ को 1000 झरनों का उद्गम माना जाता है, जिस वजह से ये तीर्थ श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि महाबलेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको इस कोटी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। और यहाँ स्नान करने के बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको महागणपति मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये मंदिर हिंदू अनुयायियों के लिए गोकर्ण की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। इस मंदिर में आपको भगवान गणेश की एक काले पत्थर की मूर्ति देखने को मिलेगी और किंवदंतियों के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान गणेश ने एक ब्राह्मण ग्वाले का रूप धारण करके रावण को आत्मलिंगम ले जाने से रोका था। और जब रावण ने उनका पीछा किया तो उसके हाथ में सिर्फ एक गाय का कान ही आया, बाकी की पूरी गाय अदृश्य हो गई और रावण के हाथ में गाय का कान यानी गोकर्ण आया था। इसी कारण से इस जगह का नाम गोकर्ण पड़ा। एंड गाइज अगर आप आत्मलिंगम की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ भगवान गणेश के दर्शन कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं गोकर्ण का सबसे फेमस महाबलेश्वर मंदिर, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सफ़ेद ग्रेनाइट से बना ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य वास्तुकला की सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में आपको लगभग 6 फुट ऊंचा एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे हिंदू पुराणों में किया गया है और इसे काशी के समान महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण के काशी के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
और रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार भक्तों को महाबलेश्वर मंदिर में प्रवेश करने से पहले कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के दर्शन कीजिए और फिर उसके बाद आपको इस महाबलेश्वर मंदिर में आकर भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ से लगभग 300 मीटर के डिस्टेंस पे ही विजिट कर सकते हैं गोकर्ण बीच, जो कि शहर के प्रमुख सी बीचेस में से एक है। ये एक लंबा और खुला समुद्र तट है जहाँ पे आपको पर्यटकों और स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप फैमिली के साथ सुकून भरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाने से बचना चाहिए। इसके ठीक उल्टा अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ की हलचल के बीच आप कुछ मस्ती भरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 5 बीचेस हैं, जिनमें आ जाता है गोकर्ण बीच, कुडले बीच, ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच। और ये सारे ही बीचेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप एक बीच से ट्रैकिंग करते हुए दूसरे बीच पे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की बीच साइड एक्टिविटीज़ में आप डिफरेंट टाइप के गेम्स, फन एक्टिविटीज़ और वाटर स्पोर्ट्स तो एंजॉय कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो सबसे पॉपुलर है वो है बीच ट्रैकिंग, और इस ट्रैकिंग में आपको हरे भरे जंगलों के बीच से होकर जाना होगा, जो कि आपकी ट्रिप के सबसे बेस्ट मोमेंट्स होने वाले हैं। एंड गाइस, ये ट्रैक टोटल 10 किलोमीटर का है, जिसे कवर करने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। और ये ट्रैक बहुत ही इजी ट्रैक है, तो इसे हर कोई कर सकता है। तो आपको अपनी ट्रैकिंग गोकर्ण बीच से स्टार्ट करनी है और सबसे पहले आपको जाना है कुडले बीच। इसके बाद आपका आ जाएगा ओम बीच और वहाँ से फिर आप जाएंगे हाफ मून बीच और सबसे एंड में आ जाता है पैराडाइज बीच। एंड गाइस, जस्ट इन केस अगर आप सनसेट्स देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो शाम के टाइम आप यहाँ कुडले बीच पे दोबारा आ सकते हैं। यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसके अलावा यहाँ पे ओम बीच से भी आपको सनराइज़ और सनसेट का बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। तो डे 1 पे आपको ये सारी प्लेसेस कवर कर लेनी है और इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको थोड़ा जल्दी निकलना है घूमने के लिए, क्योंकि आज जो आप प्लेसेस कवर करेंगे वो थोड़ा डिस्टेंस पे हैं और उनके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो डे 2 पे सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं शिव गुफा, जिसके डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कुडले बीच से ये 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो बहुत से टूरिस्ट इसे मिस कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बिलीव मी गाइस, ये एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गुफा है और इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है, इसलिए इसे एक शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। एंड इसके बाद गाइस, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं याना केव्स। और याना केव्स तक पहुँचने के लिए अगर आप गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गूगल मैप में याना केव्स के लिए 2 रास्ते दिखाएगा, जिनमें से आपको लंबा रास्ता प्रेफर करना है, आपको छोटे रास्ते से नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप लंबा रूट प्रेफर करते हैं तो आप 2 प्लेसेस याना केव्स और विभूति फॉल्स दोनों को कवर कर लेंगे। वहीं अगर आप छोटा रूट प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे आप विभूति फॉल्स नहीं विजिट कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस, यहाँ मोबाइल नेटवर्क्स भी थोड़े पुअर रहते हैं, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप गूगल मैप्स में याना केव्स और विभूति वाटरफॉल दोनों की ही लोकेशन पहले से सेट कर लीजिए। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मैंने याना केव्स की लंबे रास्ते वाली गूगल मैप लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ याना केव्स में आपको 2 विशाल प्राकृतिक लाइमस्टोन चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पूरा एंड तक गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, गाड़ी की पार्किंग आपको काफ़ी पहले करनी होगी और लगभग 30 मिनट की ट्रैकिंग करके आपको केव्स तक पहुँचना होगा। यहाँ पे आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, पहले आपको इस मंदिर में दर्शन कर लेने हैं और इसके बाद लगभग 70 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको गुफा तक पहुँचना है। और इसके बाद यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं विभूति वाटरफॉल। यहाँ पे भी आप एंड तक गाड़ी लेके नहीं जा पाएंगे, आप यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग करेंगे, वहाँ से लगभग 20 से 25 मिनट की ट्रैकिंग करके आपको झरने तक पहुँचना होगा। झरना बेहद ही खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती डेफिनेटली आपका मन मोह लेगी। तो अगर आप यहाँ नहाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, आपको अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेके आने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये एक लाइमस्टोन वाटरफॉल है, तो इस झरने में नहाने के बाद आपकी स्किन या फिर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे और ड्राई से हो जाएंगे, इसलिए आपको इस झरने में नहाने से पहले हेयर ऑयल या मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर लेना चाहिए। एंड गाइज, यहाँ याना केव्स और विभूति वाटरफॉल के बीच में एक और वाटरफॉल पड़ता है वद्दी वाटरफॉल। तो आप चाहें तो ये दोनों वाटरफॉल्स विजिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनमें से एक स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वद्दी वाटरफॉल से विभूति वाटरफॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 6 किलोमीटर का है।
और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट कर सकते हैं मिर्ज़न फोर्ट। लेकिन दोस्तों आप सेम डे मिर्ज़न फोर्ट को कवर करेंगे या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि ये मिर्ज़न फोर्ट शाम के 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तब तो आप इसे कवर करने के लिए जाइए, वरना आज के दिन आप इसे स्किप कर दीजिए और आप इसे नेक्स्ट डे कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में नावात सल्तनत द्वारा किया गया था और बाद में विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसे संभाला गया। हालांकि इस किले का एक बड़ा हिस्सा अब खंडहर में है, लेकिन ऐतिहासिक महत्व और हरी भरी हरियाली के मध्य स्थित होने की वजह से पर्यटकों के बीच ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो आप डे 2 पे ये सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं और इसके बाद थर्ड डे आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है गोकर्ण से मुरुदेश्वर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 78 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये डिस्टेंस आपको बस से कवर करना है, लेकिन आपको गोकर्ण से मुरुदेश्वर तक के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। इस केस में आपको पहले गोकर्ण से बस से जाना है कुमटा और कुमटा से फिर आपको बस चेंज करके जाना है मुरुदेश्वर। लेकिन गाइज़ अगर इन केस आपने डे 2 पे मिर्ज़न फोर्ट को विज़िट नहीं किया है और आप मिर्ज़न फोर्ट को भी विज़िट करना चाहते हैं तो आपको गोकर्ण से पहले मिर्ज़न जाना होगा। मिर्ज़न में भी बस स्टॉप बना हुआ है, आप वहां पे जाकर मिर्ज़न फोर्ट विज़िट कर लीजिए और उसके बाद आपको वहां से कुमटा जाना है और कुमटा से फिर आपको मुरुदेश्वर जाना होगा। और मुरुदेश्वर में आप भगवान शिव के एक बहुत ही भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। इसकी ऊंचाई लगभग 123 फीट की है और इस मूर्ति को इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की किरणें इस पे पड़ती रहें और ये चमकती रहे। यहाँ पे आप 10 रुपए की टिकट लेके गोपुरम के टॉप फ्लोर पे भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको मूर्ति का और अच्छा व्यू मिलेगा और इसके अलावा ऊपर से आप सनसेट का भी खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ मुरुदेश्वर रेलवे स्टेशन से ही अपने शहर वापस रिटर्न जा सकते हैं। एंड गाइस अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको गोकर्ण के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो लगभग 3 दिन की ट्रिप आपके गोकर्ण के लिए सफिशिएंट रहेंगी और यहाँ विजिट करने का जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम ठंडा होता है, जिसकी वजह से आपको घूमने फिरने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं अगर आप गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो गर्मियों में यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ कम आना पसंद करते हैं। एंड गाइस बात करें अगर हम बजट की तो गोकर्ण घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से गोकर्ण तक का फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बीच के किनारे कुछ फन एक्टिविटीज़ या वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं तो उसका भी खर्चा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, स्कूटी रेंट और पेट्रोल का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे फ्यूचर में आप किन किन प्लेसेस के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। Till then, stay happy, stay fit and keep traveling.